दोस्तों, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होती है, उसका व्यंजक। सबसे पहले हमने एक बिंदु O पर एक धन Q आवेश रखा और आप जानते हैं यदि हम किसी बिंदु पर कोई आवेश रखते हैं तो वह आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जहां तक इस आवेश के बल के प्रभाव को महसूस किया जा सके। इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक अन्य बिंदु हमने P लिया जिस पर धन Q आवेश, धन Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश कितना है? धन Q0। यदि इन दोनों के मध्य की दूरी R मान ले और इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो उस माध्यम का पराविद्युतांक K हो, तो निश्चित रूप से यह आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। वह बल कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के अनुसार F बराबर 1/4πε0 K Q0/R² होगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका ज्यादातर पार्ट आप डायग्राम से ही लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास जो लाइनें लिखी हुई है वो इसी डायग्राम से पूरी लिखी हुई है। अगर आप सरल तरीके से समझे तो हम देखें, माना एक बिंदु O पर धन Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी R है और इन दोनों के बीच का जो माध्यम का पराविद्युतांक है वो K है। तब इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 K Q0/R²। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर निकाली जाती है, तब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q0। F की वैल्यू पर हमारे पास है 1/4πε0 K Q0/R² अपॉन Q0 एज इट इज। Q0 से Q0 कैंसल, रिमेनिंग पार्ट आपका जो शेष भाग बचा है वह 1/4πε0 K Q/R²। यही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यहां पर एक बात क्लियर हो जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शार्ट में विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। यदि आप इन दोनों के मध्य कोई माध्यम न रखें और माध्यम वायु या निर्वात हो तो उस स्थिति में K की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वायु या निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है। अतः फिर हम K को हटा देंगे और E बराबर 1/4πε0 Q/R² न्यूटन कूलाम इनवर्स हो जाएगा। सदिश रूप में यदि हम इसको व्यक्त करें तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/R² R वेक्टर R कैप, जहां R कैप एकांक सदिश है O से P की डायरेक्शन में। O से P की डायरेक्शन में R कैप एकांक सदिश है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग हम अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। साथ ही E वेक्टर राशि है। आज का दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कल्पना माइकल फेराडे ने की थी। माइकल फेराडे ने देखा कि यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश रख दे तो स्वतंत्र एकांक धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बल लगता है। इस बल के कारण वह एकांक धन आवेश गति करने लग जाता है। यदि यह विद्युत क्षेत्र एक समान है तो वह जो एकांक धन आवेश है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करता है। किंतु यदि यह बल का परिमाण परिवर्तित होता है तो वह जो पथ है वो वक्राकार हो सकता है। इस पथ को ही, जिस पे एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है।
माना यह एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पर एक आवेश है धन Q। यदि इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई एकांक धन आवेश की कल्पना करें तो यह आवेश उस पर बल लगाएगा, बल के फलस्वरूप यह आवेश गति करेगा और जिस पथ पर गति करेगा वही पथ, वही रास्ता विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। यदि यह आवेश पास में है तो ज्यादा बल लगेगा और यह ज्यादा बल लगने के कारण तेजी से गति करते सीधा जाएगा। यह भी जो पथ बन रहा है, रास्ता बन रहा है, यह भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता था, किंतु अब उसमें संशोधन किया गया है और विद्युत बल रेखाओं के स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सके। विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र या सरल रेखा होती है जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सके। इन बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं या कुछ गुण होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यह बल रेखा धन आवेश से निकलती है और जहां पर भी इसे ऋण आवेश मिल जाए वहां पर जाके समाप्त हो जाती है। यह पहली विशेषता हुई कि यह बल रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यह दूसरी बल रेखा है। यह तीसरी बल रेखा है। इस प्रकार अनेक बल रेखाएं होती हैं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दूसरी विशेषताएं होती है कि यह बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई के अनुदिश रबड़ के समान अपने आप को खींचने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है और यही कारण है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरी विशेषता है कि यदि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, स्पर्श रेखा ड्रा करूं, तो यह टेंजेंट, यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां पर एक बिंदु P है। यदि मैं इस बिंदु P पर टेंजेंट ड्रा करूं तो यह इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यह डायरेक्शन। यहां पर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा। इस प्रकार हर बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरी विशेषता है कि ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, काट नहीं सकती। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है कि क्या कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। इसका जवाब यही देख ले कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी तो उस कटान बिंदु पर
हम अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इस वक्र के लिए एक स्पर्श रेखा होगी और एक इस वक्र के लिए स्पर्श रेखा होगी, और चूंकि स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र दर्शाती है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं आपके सामने कितनी हो गई है, दो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। हम जानते किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, एक ही दिशा संभव है। अतः कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगली विशेषता या गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। माने यहां पर एक धन Q आवेश, एक धन Q1 आवेश इधर है, यहां Q और यहां Q1 आवेश, इससे बल रेखाएं निकलेगी और इससे भी बल रेखाएं निकलेगी, पर यह ऋण पर समाप्त होती है तो धन है, तो यह लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये इसको प्रतिकर्षित करेगी, ये इसको प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित करने के कारण ही समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जहां पर बल रेखाएं सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा मिलेगी, और जहां बल रेखाएं विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और उसके कुछ गुण या विशेषताएं हमने देखी। एक बार फिर समझ ले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सके, उस पथ या रास्ते को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यह दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी, वैज्ञानिक माइकल फेराडे। साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं या गुण हैं। पहला, इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वो काटती तो उस कटान बिंदु पर दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए अलग अलग टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींची जाएगी, और उस स्थिति में वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ये बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। किंतु यदि एकल आवेश हुआ तो धन ही हुआ, तो धन से स्टार्ट लेगी और अनंत पर समाप्त होगी, और यदि एकल ऋण आवेश हुआ तो अनंत से आएगी और ऋण पर समाप्त होगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब जैसे रबड़ होता है, हम खींचते हैं उसको तो वो सिकुड़ना चाहता है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी अपने आप को सिकुड़ती है। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती है। इसी कारण से समान आवेश। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब भी वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने क्वेश्चन में आता है तो हमारे माइंड में एक्सरसाइज करने वाले डंबल आना चाहिए। डंबल जिसके द्वारा हम एक्सरसाइज दोनों हाथों में उठा के करते हैं। डंबल के एक साइड एक गोला होता है, दूसरी साइड एक गोला होता है और बीच में एक रॉड होती है। वैद्युत द्विध्रुव भी ठीक उसी टाइप का एक निकाय है। इस में एक तरफ धन Q आवेश है और उसी परिमाण का दूसरी ओर ऋण Q आवेश है। यह एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को ही नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। इसको यदि परिभाषा में रूपांतरित करें तो दो समान परिमाण के, परिमाण Q इसका भी है, Q इसका भी है, दो समान परिमाण के विजातीय, विजातीय से मतलब अलग अलग प्रकार के, एक तरफ धन तो दूसरी ओर ऋण, विजातीय आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के या वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण यदि हम देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है।
पहला अध्रुवीय और दूसरा होता है ध्रुवीय। अध्रुवीय और ध्रुवीय पदार्थ। अगर हम अध्रुवीय के कुछ उदाहरण देखें, N2, O2, H2। ध्रुवीय में देखें तो H2O, NH3, पानी और अमोनिया। अमोनिया और पानी ध्रुवीय का उदाहरण है और अध्रुवीय का होता है N2, O2 और H2। अब हम देखें कि अध्रुवीय क्या होते हैं। हमने देखा कि परमाणु जो होता है उसका न्यूक्लियस प्रोटॉनों से बना होता है और न्यूट्रॉनों से। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में रिवॉल्यूशन घूमते रहते हैं, किंतु किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश का केंद्र होता है और धन आवेश का जो आवेश का केंद्र होता है वह एक दूसरे के संपाती होता है। संपाती से मतलब एक के ऊपर एक पूरी तरह इस प्रकार, एक मान लो ऋण आवेश का केंद्र, एक धन आवेश का केंद्र, वो एक दूसरे के संपाती होने के कारण एक परमाणु में विद्युत रूप से पूर्ण रूप में उदासीन होता है, अर्थात यह अध्रुवीय पदार्थ की या अध्रुवीय पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा एक परमाणु। इसी प्रकार N2 में भी जो ऋण का द्रव्यमान केंद्र है, ये ऋण का द्रव्यमान, वह धन के द्रव्यमान केंद्र के संपाती होता है। इस कारण यह विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य नहीं करते, चाहे वो N2 हो, O2 हो, H2 हो, क्योंकि इनमें ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। संपाती इस प्रकार से। किंतु यदि ऐसे अणुओं को या ऐसे पदार्थों को अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाया जाए तो इनका ऋण का केंद्र और धन का केंद्र संपाती न होते हुए थोड़ा सा विस्थापित हो जाते विद्युत क्षेत्र के कारण। यहां पर देखिए ऋण आवेश और धन आवेश संपाती है, किंतु जब इसे विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो यह इस प्रकार से ऋण पार्ट अलग हो जाए और धन पार्ट इसी का अलग हो जाए, अर्थात दोनों के केंद्र संपाती नहीं रह पाते हैं। तो अब यह अध्रुवीय पदार्थ क्या हो चुका है, विद्युत द्विध्रुव बन चुका है। किंतु ध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र संपाती नहीं होते हैं। बिना विद्युत क्षेत्र में रखे हुए भी यहां पर अगर हम इनके ऋण आवेश और धन आवेश का केंद्र देखें तो थोड़ा सा विस्थापित रहते हैं। ऋण आवेश एक साइड हल्का सा रहता है, धन आवेश एक साइड रहता है। इसमें अगर हम देखें तो H प्लस और OH माइनस, इसमें देखिए H प्लस NH2 माइनस, यहां पर धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं है। धन और ऋण एक अल्प दूरी पर स्थित हो चुके हैं, अतः H2O, NH3 बिना विद्युत क्षेत्र के भी इनका धन और ऋण एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, अतः यह पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ अध्रुवीय होते हैं और कुछ पदार्थ ध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय में अगर इनको विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाए तो इनका ऋण आवेश का केंद्र और धन आवेश का केंद्र संपाती होता है, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर इनके विद्युत धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार ध्रुवीय में बिना विद्युत क्षेत्र में रखे भी धन और ऋण एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। संपाती मीन्स इस प्रकार से थोड़ा आगे, धन का केंद्र आगे तो ऋण का केंद्र पीछे। किंतु यदि एक दूसरे के संपाती हो जाए तो वह अध्रुवीय हो जाएंगे, और यदि संपाती न हो तो ऐसे पदार्थों को हमने ध्रुवीय पदार्थ कहा है।